हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। सबकी पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रही होगी। सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। इसी पॉजिटिविटी के साथ बच्चों आज हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों की इंग्लिश ग्रामर की टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज़ की क्लास नंबर 29 है। और आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, जो कि आपको हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए जाते हैं ताकि आपको पता चल सके कि कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्ज़ाम में। ओके, तो चलिएगा क्लास नंबर 29 का पहला क्वेश्चन है जो कि प्रीपोजिशन बेस्ड है। आप पहला इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द मिसिंग प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर प्रीपोजिशन आपको बताना है। ऑल दो ही इज़ ब्लाइंड ही इज़ वेरी फास्ट, फिर कह रहा है कैलकुलेशन। जैसा कि आपने याद है ना कि गुड हो, बैड हो, वीक हो, फास्ट हो, जीनियस हो, है ना, और क्या हो। हाँ बिल्कुल, इन सभी के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन लगते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि अगर सेंटेंस में बच्चों जीनियस लिखा हो, ठीक है ना, जीनियस लिखा हो और वीक लिखा हो, ओके, इंटरेस्ट लिखा हो, समझ पा रहे हैं ना, इनके साथ इन लगता है। ओके, जैसे आई एम वीक इन मैथमेटिक्स, ही जीनियस इन इंग्लिश, इस टाइप का। लेकिन अगर सेंटेंस में गुड लिखा हो, फास्ट लिखा हो और बैड लिखा हो तो इनके साथ एट लगता है। इसको आप रट लीजिए, है ना, नोट कर लीजिए। इट डिपेंड्स अपॉन यू व्हाट यू विल डू। ओके, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। बिल्कुल सही है ना, एट प्रीपोजिशन, ठीक है ना। तो ये आपको कंफ्यूज कर सकते हैं एग्जाम में, फास्ट इन या फास्ट एट। तो फास्ट एट, गुड एट, बैड एट, बट जीनियस इन, वीक इन, इंटरेस्ट इन। ओके, अब नहीं भूलेंगे ना, बिल्कुल सही। चलिएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर चलेंगे। सेलेक्ट आउट द फॉलोइंग सेंटेंस फॉलोइंग द करेक्ट प्रीफिक्स इफ एनी टू मेक द वर्ड प्रॉपर प्रोड्यूस इट्स अपोजिट मीनिंग। आपको बताना है यहाँ पर कि सुटेबल प्रीफिक्स क्या होगा अपोजिट बनाने के लिए। जैसे आप जानते हैं ना कि अगर करेक्ट है तो करेक्ट में इन लगा देंगे तो इनकरेक्ट अपोजिट बनता है ना। लीड है, लीड में MIS लगा दें तो मिस लीड होता है। हैप्पी है, उसमें अन प्रीफिक्स लगाने से अनहैप्पी होता है। उसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर में कौन सा प्रीफिक्स ऐड करने से अपोजिट बनता है, डिसप्रॉपर, इनप्रॉपर या इम्प्रॉपर या अनप्रॉपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कौन सा करेक्ट करेंगे बताइएगा। कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। जैसे आप इम्पॉसिबल बोलते हैं, इम्परफेक्ट बोलते हैं, वैसे इम्प्रॉपर होता है, याद रख लेंगे, ठीक है। जैसे अगर आर हो ना, जैसे रेगुलर है तो IR प्रीफिक्स लग जाता है, P है तो IM लग जाता है, ठीक है। और अगर L है तो IL लग जाता है। जैसे लेजिटिमेट तो इललेजिटिमेट, लिटरेट इलिटरेट, है ना, लॉजिकल इलॉजिकल, समझ पा रहे हैं ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर आप सभी C ऑप्शन करेक्ट करेंगे। ओके, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड डेक्स्टोरियस, है ना, डेक्स्टरस, डेक्स्टरस का सिनोनिम यानी सिमिलर मीनिंग क्या होगा। इनकम्प्लीट, डल, स्किलफुल या इनकम्पोनेंट, इनकम्पोर्टेंट, बताइएगा। फर्स्ट ऑप्शन है इनकम्प्लीट, दूसरा डल, तीसरा स्किलफुल और चौथा ऑप्शन है इनकम्पिटेंट, ठीक है, बताएंगे। पहले तो आपको यही याद रखना पड़ेगा, ठीक है, डेक्स्ट्रस का क्या मतलब होता है, तो कुशल, ठीक है ना। तो कुशल का इनकम्प्लीट, डल और इनकम्पिटेंट भी नहीं, स्किलफुल, ठीक है। वर्ड पावर वाले क्वेश्चंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, नोट करते रहेंगे, है ना, प्रैक्टिस करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का C ऑप्शन। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग अ करेक्ट प्रीपोजिशन। वी मस्ट ट्राई क्रिएट बेटर एंड सफ़र अर्गन सेफर अर्बन लाइफ, बताएंगे। वी मस्ट ट्राई, फिर है क्रिएट बेटर एंड सेफर अर्बन लाइफ। तो ट्राई टू क्रिएट, ट्राई इन टू क्रिएट या ट्राई फॉर क्रिएट या ट्राई इन क्रिएट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी दो वर्ब अगर एक दूसरे से जुड़ें तो टू लगता है, ठीक है।
बिल्कुल, जिन भी फ्रेंड्स का आंसर आ रहा है ए, वे ही करेक्ट हैं। ओके, कहते नहीं ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना, आई वॉन्ट टू ट्राई टू हेल्प यू, तो ट्राई टू क्रिएट। ओके, यहाँ पर आपका इन्फिनेटिव की तरह काम करता है। ओके, तो ऐसे सेंटेंसेस आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव दैट मे रिप्लेस द अंडरलाइंड पोर्शन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ही डज, फिर है अनपेड वर्क फॉर द रेड क्रॉस। आपको बताना है अनपेड के लिए क्या बना है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन बनाने का तरीका आपको अलग है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में सीधे आपको देख पाते हैं आप, यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड को आपको डिटेल करना है। आंसर करिए। फर्स्ट ऑप्शन है ऑनेस्ट, ऑनरेरी, थर्ड है ऑनरेबल और चौथा है स्किलफुल। देखिए अनपेड वर्क जो होता है, मतलब जैसे एक होता है वॉलंटियर, ठीक है। वॉलंटियर मतलब होता है स्वयं सेवी, मतलब आपको पैसे का, सम्मान का कोई भी लालच ना हो, स्वेच्छा से आप किसी की हेल्प करें, वॉलंटियर कहलाता है। ठीक। एक होता है ऑनरेरी, ऑनरेरी मतलब होता है पैसा ना मिले, पद प्रतिष्ठा मिले, यानी कि सम्मान का पद। ओके, तो इसको आप नोट कर लें, ऑनरेरी मतलब होता है सम्मान का पद। ठीक है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरह यूज़ होता है। ओके, तो आप इसको नोट कर लें। वॉलंटियर मतलब होता है ना, तो स्वयं सेवी, और ऑनरेरी मतलब होता है सम्मान का पद। ओके, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। चूज द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड अल्टर। अल्टर का मीनिंग क्या होगा। पहला ऑप्शन है एनर्जेटिक, दूसरा ऑप्शन है इंटेलिजेंट, तीसरा है ऑब्जर्वेशन और चौथा है वॉचफुल। बताइएगा। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। आपको क्या करना है, अलर्ट का सिनोनिम एक प्रकार से बताना है। जैसे आप सभी यूज़ करते हैं ना, बिल्कुल सही, वॉचफुल, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, जैसे हम सभी लोग कहते हैं अलर्ट रहना, इसका मतलब एनर्जेटिक माने ऊर्जावान नहीं, सचेत रहना। ठीक है, तो यहाँ पर वॉचफुल मतलब है सचेत रहना। ओके, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। करेक्ट द चूज द करेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग। लेक ऑफ एनफ ब्लड, इसको क्या बोलेंगे। पहला है इंसोमनिया, दूसरा है एनेमिया, तीसरा इंटरनेट और चौथा इसेंट्रिक। बताएंगे। रक्त अल्पता बोलते हैं ना, रक्त की कमी होना। देखिए इंसोमनिया मतलब होता है नींद ना आना। ठीक है, नींद न आना, इंसोमनिया की बीमारी होती है जब नींद नहीं आती है। और इंटरनेट तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, और इसेंट्रिक मतलब होता है पर्सन हु हैज़ ऑड हैबिट्स, मतलब सन की झक्की ऐसा इंसान। एनीमिया, आपने सुना है ना एनीमिया का नाम, एनीमिया, इससे रक्त अल्पता हो जाती है। ठीक है, आपने इसको पढ़ा है ना, उसमें एनसीईआरटी में है, साग, आंवला, ठीक है, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सब खाने से एनीमिया नहीं होता है। ठीक है, तो ये एनीमिया, ये विशेषकर लड़कियों या महिलाओं में पाया जाता है, ब्लड की कमी का हो जाना, रक्त अल्पता। ठीक है, बट आपको याद रखना पड़ेगा स्पेलिंग के साथ। कोई भी डिजीज़, कोई भी नेचुरल इवेंट, कोई भी जोग्राफिकल पॉइंट, हिस्टोरिकल फैक्ट, कुछ भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ सकता है। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे। चूज़ द करेक्ट एंटोनिम फॉर द गिवन वर्ड, है ना। ऑनरस, ऑनरस का आपको एंटोनिम यानी अपोजिट बताना है। ऑप्शंस हैं पोजेस, पोजेजेस, इजी, डिनाई, कॉम्प्लिकेटेड। आई होप ये क्वेश्चन मैंने, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने एक बार पूछा है। तो जो बच्चे रेगुलर क्लास ले रहे हैं वे आंसर करें। आप लोग मन से क्लास नहीं अटेंड करते हैं ना, ऐसा मत करिए बेटा, पढ़िए, खूब मेहनत से पढ़िए। क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं तो इसका यही मतलब है ताकि आप मेहनत कर पाएँ। देखिए ओनरस का अपोजिट बताना, तो ओनरस मतलब टफ होता है, डिफ़िकल्ट होता है, तो इसका अपोजिट इजी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस।
दिस बुक इज़, आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, 4 में से कौन सा करेक्ट है इसको चूज़ करना है। देखेंगे, दिस बुक इज़ प्रेफरेबल फ्रॉम दैट, दिस बुक इज़ प्रेफरेबल दैन दैट, दिस बुक इज़ प्रेफरेबल टू दैट, दिस बुक इज़ प्रेफरेबल ऑफ दैट। ध्यान से देखिए बच्चों, गलत मत करिएगा। आपको 20 क्वेश्चंस इसीलिए दिए जाते हैं ताकि बहुत ज़्यादा आपको मेहनत भी ना पड़े, बहुत आपका कम भी ना हो, और एक एक क्वेश्चन को डिटेल में आपको समझाया जाता है ताकि आपको हर टॉपिक समझ में आए और हर तरह के प्रश्न आपको मिलें और आपको बोर भी ना हो, रेगुलर आप करें। लेकिन आप मन से नहीं पढ़ रहे हैं, जिस बात के लिए मुझे बहुत दुख होता है कि बच्चे मेहनत से नहीं पढ़ते हैं, क्लास नहीं आप देखते हैं, है ना। देखिएगा, दिस बुक इज़ प्रेफरेबल फ्रॉम दैट, दिस बुक इज़ प्रेफरेबल दैन दैट। तो आपको पता है ना बच्चों, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रॉपर, है ना, प्रेफरेबल, प्रेफर, इनके साथ टू लगता है। तो अब देखिएगा, फ्रॉम दैट, दैन दैट, ऑफ दैट नहीं होगा, क्या होगा, प्रेफरेबल टू दैट। ओके, बिल्कुल सही। 9 नंबर क्वेश्चन में जिन भी बच्चों का आंसर प्रेफरेबल टू आ रहा है वही करेक्ट है, याद रख लेंगे। सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, है ना, प्रेफर, प्रेफरेबल, इन सभी के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू लगता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में, पिक ऑफ द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। फिर से आपको सिनोनिम दिया गया, एसाइल। एसाइल का सिनोनिम यानी कि सिमिलर मीनिंग क्या होगा? स्विम होगा, अटैक होगा, फ्लाई होगा या डिफेंड होगा? बताइए क्वेश्चन नंबर 10 में। पिक ऑफ द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, एसाइल, स्विम, अटैक या फ्लाई। बताएंगे, सिनोनिम बताना है, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल सही, अटैक। ठीक है, स्विम नहीं, फ्लाई भी नहीं, डिफेंड भी नहीं, अटैक मतलब आक्रमण करना। ठीक है, अटैक। ओके, एसाइल मतलब आक्रमण। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11। एट होम इन का क्या मतलब है? ये आपको समझाया गया है ना पहले। ये आपका आइडियमिक एक्सप्रेशन है। एट होम इन मतलब जैसे कहते नहीं, अरे ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का खेल है, ऐसी बातें हों। ठीक है, तो ये तो मेरे घर की बात है, मतलब आप चिर परिचित हैं उन चीज़ों से। इसका मतलब क्या है? एक्सपोर्ट विदाउट एनी एम, या विदाउट ब्रेक, या टू फील कंफर्टेबल। बताइएगा। एक्सपोर्ट, बिल्कुल सही, ए ऑप्शन। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, यही सारे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में भी मिलेंगे। ठीक है, एट होम इन मतलब होता है एक्सपोर्ट होना, किसी क्षेत्र में मास्टर होना। ठीक है, वेटरन, इसके लिए एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बना है, यानी अनुभवी व्यक्ति। नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12। अ लेडीज पर्स इज कॉल्ड। अ लेडीज पर्स को क्या बोलेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में? पैरासोल बोलेंगे, रेटिक्यूल बोलेंगे, या फिर जो है टर्नकोट बोलेंगे, एम्फीबियन बोलेंगे। क्या हो जाएगा करेक्शन यहाँ? देखेंगे ध्यान से बच्चों, ध्यान से देखिएगा। पैरासोल मतलब होता है अ लेडीज अम्ब्रेला। इसको नोट कर लें आप, एग्जाम में आता है। बिल्कुल, अ लेडीज अम्ब्रेला बराबर पैरासोल। रेटिक्यूल मतलब अ लेडीज पर्स, तो यही अपना करेक्ट आंसर है। टर्नकोट का होता है ना, अ पर्सन, इसको नोट करते रहे, अ पर्सन हु कीप्स इंगेजिंग या चेंजिंग, हु कीप्स चेंजिंग हिज ओपिनियंस। ठीक है ना, यानी कि वो परिस्थितियों के अनुसार अपना राय बदल ले, दल बदलू हो, गिरगिट हो, है ना, कहते नहीं हैं, इसलिए। एम्फीबियन मतलब होता है ना, एनिमल्स लिविंग ऑन हैंड एंड लैंड एंड इन वाटर, यानी कि उभयचर प्राणी। तो रेटिक्यूल इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 का रेटिक्यूल करेक्ट है, नोट कर लेंगे। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, फियर ऑफ क्राउड, इसके लिए क्या बना है? इसके लिए आप देखिएगा, पैथोफोबिया, निक्रोफोबिया, या लिगोफोबिया, या ओक्लोफोबिया। बताइएगा। क्राउड यानी भीड़, तो आपने पढ़ा है ना, ऑक्लोक्रेसी, मोबोक्रेसी। ठीक है ना, भीड़ का शासन। तो भीड़ का डर, तो ऑक्लो मने भीड़ होता है, फोबिया मने डर होता है, तो ऑक्लोक्रेसी, ऑक्लोफोबिया मने भीड़ का डर। ठीक है, पैथोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ डिजीज, इसको नोट कर ले।
फियर ऑफ डिजीज़ यानी कि बीमारी का डर, मन में डर बैठा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो हम बीमार हो जाएं। और निक्रोफोबिया मतलब फियर ऑफ डेथ होता है, ठीक है। फोबिया कहीं भी लगा हो बच्चों तो ध्यान रखिए डेथ को डर को ही सूचित करता है। और लिगोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ डार्कनेस, इसको नोट कर लें, फियर ऑफ डार्कनेस। तो क्वेश्चन नंबर 13 का डी करेक्ट है। ओके, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। लवर ऑफ वॉर इसको क्या बोलते हैं, मतलब युद्ध प्रेमी, है ना, कि लड़ने झगड़ने के लिए तैयार रहे। तो कार्निवरस बोलते हैं या वारमोंगर बोलते हैं या फिर पेडोफाइल या पेडियोफाइल या मोनोथेइस्ट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, बताइएगा। देखिए कार्निवरस मतलब होता है लवर ऑफ मीट, ठीक है, मांस भक्षी। और वारमोंगर मतलब लड़ाका, बोलते नहीं हैं आप, है ना, बेलिंगरोट, बेलिंगरेंट, बेलिकोज, ये सब इसके लिए वर्ड बने हुए हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर बी करेक्ट है। और सी जो है ये होता है लवर ऑफ चिल्ड्रन। तो देखिए पेडियो मने होता है बच्चे और फाइल मने होता है लव, तो लवर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के प्रेमी या बच्चों के शौकीन। ओके, मोनोथेइस्ट मतलब होता है एकेश्वरवादी, है ना, अ पर्सन हु बिलीव्स इन ओनली वन गॉड, दैट इज कॉल्ड मोनोथेइस्ट। अंडरस्टूड, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 14 का बी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ अप्रोप्रिएट कंजक्शन। आई एम गेटिंग गुड ग्रेड्स, इसको बात कंप्लीट करना है। और आई स्टडी एवरी डे, यट आई स्टडी एवरी डे, बिकॉज आई स्टडी एवरी डे या बट आई स्टडी एवरी डे। आपको बताना है मैं बहुत अच्छे मार्क्स पा रहा हूँ, या मैं रोज़ पढ़ता हूँ फिर भी मैं रोज़ पढ़ता हूँ, या क्योंकि मैं रोज़ पढ़ता हूँ, या लेकिन मैं रोज़ पढ़ता हूँ। कौन सा ऑप्शन करेक्ट करेंगे? आपको सुटेबल कंजक्शन कोई तलाश करनी पड़ेगी, अदरवाइज क्वेश्चन विल बी रॉन्ग। ओके, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। बिकॉज बिल्कुल सही, ठीक है। देखिएगा नंबर पाने का कारण क्या है, रोज पढ़ना, क्योंकि मैं रोज पढ़ता हूँ इसलिए मैं अच्छे नंबर पा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सी ऑप्शन, बहुत बढ़िया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। हु डज नॉट नो हिज वीकेंडनेस, ठीक है। विकडनेस मतलब विक्ड मने दुष्ट होता है, और विकडनेस मने दुष्टता। कौन अपनी दुष्टता नहीं जानता है, या कौन अपने बारे में नहीं जानता है। पहला इसको आपको असर्टिव में चेंज करना है। तो आपने रूल पढ़ रखा है ना, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस असर्टिव में है तो निगेटिव या असर्टिव सेंटेंस, तब असर्टिव सेंटेंस निगेटिव में होना चाहिए। और यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव में है तो असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव में होना चाहिए। यही ध्यान रखेंगे तो मीनिंग नहीं चेंज होगा। अब देखिएगा, कह रहा हूँ डज नॉट नो हिज वीकेंडनेस या वीकडनेस मतलब कौन अपनी दुष्टता नहीं जानता। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 में ए ऑप्शन में कह रहा है नो बडी नोज हिज वीकडनेस, माने कोई नहीं अपनी दुष्टता जानता। आपको ऐसा बात कहना है कि मीनिंग भी ना चेंज हो, स्ट्रक्चर भले चेंज हो जाए, ठीक है। मीनिंग अगर बदल देते हैं तो गलत हो जाएगा। तो देखिएगा हिज वीकनेस इज नोन बाय मेनी, ऐसा कुछ नहीं है। एवरीबडी नोज हिज वीकडनेस, बिल्कुल सही, यही करेक्ट है ना, बिल्कुल। सी वाले विद्यार्थी आप सभी लोग करेक्ट हैं। यहाँ देखिएगा एवरीबडी नोज हिज वीकडनेस यानी हर कोई अपनी कमियां अपनी दुष्टता जानता है, ठीक है। तो कौन नहीं जानता, तो हर कोई जानता है, बस आपको यही कहना है, ठीक ना। अगर यही होता कौन जानता है तो हो जाता नो बडी नोज, कोई नहीं जानता। ओके, समझ पा रहे हैं ना, बिल्कुल। तो आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, फिल इन द ब्लैंक विथ द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। आपको वर्क एक ब्रैकेट में जो है वर्ब मिला है उसका सही प्रयोग करके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाना है। तो वर्कर्स हैड बीन वर्किंग डे एंड नाइट, वर्कर्स हैव बीन वर्किंग डे एंड नाइट,
या वर्कर्स हैज बीन वर्किंग डे एंड नाइट या वर्कर्स आर वर्किंग डे एंड नाइट। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा टेंस बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वे किसी भी प्रकार के स्ट्रक्चर पर बेस्ड हो सकते हैं। ओके, देखिए वर्कर्स प्लूरल है और आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी रहता है, ठीक है। सिंस फॉर भी रहता है, बट जब नहीं दिया है परंतु वो कह रहा है प्रेजेंट परफेक्ट चूज करो, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपको चूज करना ही होगा। तो वर्कर्स हैव बीन, कोई दिक्कत नहीं ना है, बिल्कुल। देखिए हैज बीन नहीं होगा, हैड बीन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है, और आर खाली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होता है, ना कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। तो नोट करते रहिएगा, समझते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का बी ऑप्शन करेक्ट है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 18 पर मूव करेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन, फिर कह रहा है ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको क्या करना है, प्रीपोजिशन फिर से सिलेक्ट करना है। अनीता लुकड इट, फिर कह रहा है इन द डिक्शनरी, बट शी स्टिल डज नॉट अंडरस्टैंड इट। अब देखिए लुक के साथ आपको कौन सा फ्रेजल वर्ब आपको यूज़ करना है। एक फ्रेजल वर्ब और एक प्रीपोजिशन बराबर, एक वर्ब एक प्रीपोजिशन बराबर, दैट जो है फ्रेजल वर्ब। तो आप देखिएगा लुक के साथ अगर इनटू करते हैं तो उसका मतलब होता है जांच पड़ताल करना। लुक इनटू मतलब टू इन्वेस्टिगेट द मैटर, इसको याद रखिएगा। फिर लुक फॉर करेंगे तो इसका मतलब होता है सर्च, जैसे आई एम लुकिंग फॉर माई रिंग, मैं अपनी अंगूठी ढूंढ रही हूँ, तो ये सर्च होता है। लुक अप मतलब होता है देखना, है ना, लुक एट मी, लुक अप देखभाल करना, देखना। लुक आफ्टर मतलब भी देखभाल करना। तो यहाँ पे देखिएगा अनीता लुक्ड इट इन द डिक्शनरी, इसका मतलब डिक्शनरी में ढूंढ रही है, समझ पा रहे हैं ना। तो 18 का देखिए इसको याद रखना पड़ेगा, अनीता लुक्ड इट, इसके बाद इन द डिक्शनरी, बट तो लुक इनटू अगर आप करेंगे तो लुक इनटू मतलब होता है जांच करना या जांच पड़ताल करना, और अगर लुक फॉर करते हैं तो खोजना है। तो यहाँ पर देखिए लुकअप मतलब होता है ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। लुकअप मतलब होता है ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। तो अनीता लुक्ड इट अप इन द डिक्शनरी बट शी स्टिल डजंट अंडरस्टैंड, मतलब आप देख पा रहे हैं ना, अगर ये होता ढूंढ रही है तो फॉर होता, लेकिन फिर आगे लिखा होता पा नहीं रही है अभी तक। यहाँ पे कह रहा है कि देख रही है, समझ रही है, परंतु समझ नहीं पा रही है। तो लुकअप मतलब होता है ध्यान से देखने की कोशिश करना, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का सी करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा बच्चों, बिल्कुल सी वाले विद्यार्थी आप सब लोग करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान करेंगे। टू सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट ब्रैकेट सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। आपको मिल रहा है द प्रिंटिंग प्रेस इज वन ऑफ मैंस, फिर है आपको बताना है ब्रैकेट में मिला है क्लेवरेस्ट इन्वेंशन। अब इसका सही डिग्री क्या होगा, क्लेवरेस्ट इन्वेंशन करेंगे या फिर आप करेंगे क्लेवरर इन्वेंशन, या क्लेवर इन्वेंशन, या क्लेवरेस्ट इन्वेंशंस यानी एस लगाते हुए, या मोस्ट क्लेवरेस्ट इन्वेंशंस, या फिर मोस्ट लगाकर करेंगे। क्या करना होगा, क्वेश्चन नंबर 19 पर ध्यान रखिएगा। एक रूल आपको बताया गया था, वन ऑफ या वन ऑफ द के बाद, ठीक है, याद है ना, के बाद हमेशा, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री तथा जो नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल नाउन यूज होगा। याद आया, बिल्कुल। आई एम वन ऑफ द बेस्ट बॉयज़ इन माई क्लास, आपको ऐसे कहना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ क्लेवरेस्ट यहाँ तक तो सही है, इन्वेंशंस होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो भी आविष्कार हुए हैं उन आविष्कारों में से प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार एक महत्वपूर्ण आविष्कार है, समझ पा रहे हैं ना। ये नहीं कि एक मात्र आविष्कार है, नहीं, जो भी इन्वेंशंस हुए हैं उन इन्वेंशंस में एक बढ़िया आविष्कार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 को आप समझ गए, बिल्कुल सही। बहुत ऐसे ध्यान से क्वेश्चंस करिएगा, एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 20। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कंजक्शन। रितु वेंट टू गेट अ ड्रिंक ऑफ वाटर, हर एग्जाम स्टार्टेड। तो नाउ हर एग्जाम स्टार्टेड, बिफोर हर एग्जाम स्टार्टेड, या वेदर हर एग्जाम स्टार्टेड,
या सो हर एग्ज़ाम स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 20 बताइएगा। बहुत ध्यान से करने की कोशिश करिएगा क्वेश्चन को। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन इन माय ओपिनियन। ओके, कंजक्शन का क्वेश्चन है और कंजक्शन भी पहचान लीजिए कौन सा कंजक्शन है। सबऑर्डिनेट कंजक्शन है और एडवर्ब क्लॉज का कंजक्शन है। तो कौन सा कंजक्शन यूज़ करेंगे, किसकी बात हमने कह दी? बिल्कुल सही, बिफोर की बात। ठीक है, बिफोर हर एग्ज़ाम स्टार्टेड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 में जो होगा वो बिफोर करेक्ट होगा। समझ पा रहे हैं ना? बिफोर एक एडवर्ब क्लॉज का कंजक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज़ होता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बच्चों आपको एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। तो ऐसे ही मेहनत करते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, कंटिन्यूअसली क्लासेस को करते रहिए। जो भी पिछले क्लास में आपने, जैसे मैंने एक बार 50 जो है क्लास की सीरीज़ दी थी, 40 क्लास की सीरीज़ दी थी, 30 क्लास की सीरीज़ दी थी, इस बार भी 30 क्लास की सीरीज़ चल रही है। तो आपको बस उन सीरीज को, क्वेश्चंस को करने होंगे अटेम्प्ट, और वही सारी सीरीज जो मैंने आपको प्रैक्टिस करवाए हैं वही आप क्लास देख करके एग्ज़ाम में जाएं। और मुझे पूरा विश्वास है अगर आप मन से पढ़ते हैं, मन से सुनते हैं, मन से समझते हैं तो आपका इंग्लिश का पोर्शन कवर हो जाएगा। ठीक है, कुछ आपको नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं आपके लिए और हर टॉपिक के को मैंने इंक्लूड किया, और कोई भी प्रश्न रिपीटेड नहीं है। अगर रिपीटेड हैं तो ज़रूर वो इम्पॉर्टेंट है और आपको दोबारा ध्यान आकर्षित करने के लिए वो लिखे गए हैं। अंडरस्टूड? तो चलिएगा बच्चों, इसी सकारात्मक जो है मैसेज के साथ हम लोग क्लास को एंड करते हैं, सेशन को कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहिए, क्योंकि जो मेहनत आप करेंगे वही मेहनत आपको एग्ज़ाम में, है ना, कॉन्फिडेंस फील कराएगा। और क्वेश्चन को अटेंड करते रहिए, स्पेलिंग वाले क्वेश्चंस भी ध्यान से देखते रहिए। थैंक यू सो मच।